नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंटी पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। विनोद भाई, आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप जीवन में सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो अपना पहला अध्याय चल रहा है, शीत युद्ध का दौर, उसके तीसरे भाग की कि दो ध्रुवीयता, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तीसरा टॉपिक है, तो शुरू करते हैं मित्रों। आज हम सबसे पहले दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यह आज का अपना टॉपिक है। विश्व में दोनों महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ रूस है, वो विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। अब यहाँ दो ध्रुवीयता का मतलब क्या है मित्रों? जैसे अपने संसार में दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उसी प्रकार से उस समय जब शीत युद्ध का माहौल देश चल रहा था संसार में, तो उस समय संसार है वो दो गुटों में बंटा हुआ था। एक गुट था संयुक्त राज्य अमेरिका का और दूसरा गुट था सोवियत संघ रूस का। तो विश्व में दोनों महाशक्ति है, अमेरिका हो या सोवियत संघ रूस, वो विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। अमेरिका ये प्रयास कर रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देशों में अपना प्रभाव बढ़ाऊं। सोवियत संघ रूस भी यही प्रयास कर रहा था कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा संसार के देशों में अपना प्रभाव है वो बढ़ाऊं। अपने निजी लाभों के लिए छोटे देशों ने इन दो महाशक्तियों के साथ जुड़ने का फैसला किया। अब दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने गुट बना लिए और इनके गुटों में कुछ छोटे देश है वो भी शामिल हो गए। तो छोटे देश है इन दोनों महाशक्तियों के साथ क्यों जुड़े? अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदों के लिए। इन दोनों महाशक्तियों ने अपने गुट के देशों को सुरक्षा का वायदा दिया तथा हथियार और आर्थिक मदद दी। इन दोनों देशों ने क्या किया? इनके गुट में जो छोटे छोटे देश शामिल हुए, तो इन देशों को उन्होंने सुरक्षा का वादा दिया और इनको हथियार और आर्थिक मदद भी दी। दोनों महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ रूस ने अपने अपने गठबंधन बनाने शुरू कर दिए। इधर अमेरिका ने अपना गठबंधन बनाना शुरू कर दिया, इधर सोवियत संघ रूस ने अपना गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका है वो छोटे देशों को अपने गठबंधन में शामिल कर रहा था आर्थिक मदद देने के नाम पर या सुरक्षा के नाम पर। इधर सोवियत संघ रूस है वो भी कई छोटे छोटे देशों को अपने गुट में शामिल कर रहा था सुरक्षा के नाम पर या उनको आर्थिक मदद के नाम पर। इन गठबंधनों के निर्माण से पूरी दुनिया है वो दो खेमों में बंट जाने का खतरा पैदा हो गया। अब सोवियत संघ रूस अपना अलग गठबंधन बना रहा था और अमेरिका अपना अलग गठबंधन बना रहा था, तो पूरी दुनिया है वो दो खेमों में बंट गई। ऐसा खतरा अपनी दुनिया के ऊपर उत्पन्न हो गया था। यह बंटवारा सबसे पहले यूरोप में हुआ। ये जो सारा घटनाक्रम चल रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका का और सोवियत संघ रूस का, ये सारा घटनाक्रम उस समय यूरोप में चल रहा था और ये बंटवारा भी सबसे पहले यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप के देशों ने सोवियत संघ रूस का पक्ष लिया। अब यूरोप के सबसे पहले दो टुकड़े होना शुरू हो गए। पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उन्होंने अमेरिका का समर्थन किया और पूर्वी यूरोप के देशों ने सोवियत संघ रूस का समर्थन है वो किया था। इसलिए ये जो दो गठबंधन बने, ये पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन कहलाते थे। पश्चिमी गठबंधन मतलब जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है और पूर्वी गठबंधन मतलब जिसका नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा है। तो शुरुआत में दो गठबंधन बन गए थे। एक गठबंधन का नाम था पश्चिमी गठबंधन जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और एक गठबंधन का नाम है पूर्वी गठबंधन जिसका नेतृत्व है वो सोवियत संघ रूस कर रहा था। पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व है वो सोवियत संघ रूस कर रहा था। पश्चिमी गठबंधन जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था उसने अपने आप को एक संगठन का रूप बना दिया। अब पश्चिमी गठबंधन जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, तो उसने अपने आप को एक संगठन बना लिया। यानी ये जो गठबंधन है पश्चिमी गठबंधन जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, इसने अपने आप को एक संगठन का रूप दे दिया और इस संगठन का नाम था उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पश्चिमी गठबंधन था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, तो उसने अपने गठबंधन को एक संगठन के रूप में बदल दिया और इस संगठन का नाम था उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो, जिसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी और ये जो नाटो संगठन है जिसका उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसको जाना जाता है, इसकी स्थापना है वो अप्रैल 1949 में हुई थी। इस संगठन में 12 देश शामिल थे।
जब अमेरिका ने इस संगठन का निर्माण किया तो इस संगठन में वो 12 देश है वो शामिल थे। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी ये नाटो संगठन चल रहा है और वर्तमान में लगभग इसके अंदर 29 देश है वो शामिल है। अब देखते हैं वो 12 देश कौन कौन शामिल थे अमेरिका के इस नाटो संगठन में। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क। तो ये 12 देश हैं वो इस नाटो संगठन में शामिल थे जिसका नेतृत्व कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका। इस संगठन में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। अब अमेरिका का गठबंधन हो गया नाटो गठबंधन, लेकिन जिस गठबंधन का सोवियत संघ रूस है वो नेतृत्व कर रहा था, उस गठबंधन ने भी अपने आप को एक संगठन का रूप दे दिया और उस संगठन का नाम था वार्सा संधि। तो 2 संगठन बन चुके थे। इधर था नाटो जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जिसके अंदर 12 देश सदस्य शामिल थे, और दूसरा संगठन था जिसका नाम था वार्सा संधि जिसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ रूस। इस गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था। जो पूर्वी गठबंधन है उसने भी अपने आप को एक संगठन बना लिया जिसका नाम था वार्सा संधि और इसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ रूस। इस गठबंधन की स्थापना है 1955 में हुई थी। इस गठबंधन का एक ही काम था कि जो नाटो में शामिल देश है उनका यूरोप में मुकाबला करना, यानी सामने वाला जो संगठन है नाटो उसके अंदर जो भी देश हैं उनका यूरोप के अंदर मुकाबला करना। तो इस प्रकार से 2 संगठन है वो बन चुके थे। एक तरफ नाटो जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरी तरफ वार्सा संधि जिसका नेतृत्व है वो सोवियत संघ रूस कर रहा था। तो इस प्रकार उस समय विश्व में 2 गठबंधन है वो बन गए थे। कुछ देश अमेरिका वाले संगठन में शामिल हो गए और कुछ देश है वो सोवियत संघ रूस वाले संगठन में है शामिल हो गए। पहला पश्चिमी गठबंधन जिसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के नाम से जाना जाता है और जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। इस प्रकार उस समय संसार में है वो 2 संगठन 2 गठबंधन बन गए थे। पहला गठबंधन है पश्चिमी गठबंधन जिसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के नाम से जाना जाता था और जिसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। दूसरा है पूर्वी गठबंधन जिसे वार्सा संधि के नाम से जाना जाता था और इसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ रूस। तो दूसरा संगठन है जो गठबंधन है उसका नाम है पूर्वी गठबंधन जिसे वार्सा संधि के नाम से भी जाना जाता था और इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था सोवियत संघ रूस। इन दोनों महाशक्तियों के बीच तनातनी का जो मुख्य अखाड़ा बना था वो यूरोप ही बना था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि शीत युद्ध का जो प्रारंभिक घटनाक्रम है वो यूरोप में ही हुआ था। तो ये जो दोनों महाशक्तियां हैं अमेरिका और सोवियत संघ रूस, इसके बीच में तनातनी का तनाव का जो मुख्य अखाड़ा बना था वो यूरोप में ही बना था। इन दोनों महाशक्तियों ने कई देशों को अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इन दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, छोटे छोटे देशों को अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल भी किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के साथ गठबंधन किया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंच गया था अपने एशिया महाद्वीप में और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के साथ गठबंधन किया जिसे दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो के नाम से जाना जाता है। एक नया संगठन है सीटो। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ जो गठबंधन किया उसे दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन यानी सीटो के नाम से जाना जाता है। वहीं वापस संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भी गठबंधन किया जिसे केंद्रीय संधि संगठन यानी सेंटो के नाम से जाना जाता है। अब अमेरिका ने सबसे पहले तो पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ गठबंधन किया जिसे दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो के नाम से जाना जाता है। वहीं वापस अमेरिका ने पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भी गठबंधन किया जिसे केंद्रीय संधि संगठन सेंटो के नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका का एशिया के देशों के साथ गठबंधन करने को सीटो और सेंटो के नाम से वो जाना जाता है। उधर सोवियत संघ रूस ने भी क्या किया, इस क्षेत्र के कई देशों जैसे उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। इधर अमेरिका एशिया के देशों के साथ संबंध बनाने में लगा हुआ था तो उधर सोवियत संघ रूस है वो भी पीछे रहने वाला नहीं था। सोवियत संघ रूस ने भी इधर अपने कई क्षेत्रों जैसे उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध है वो मजबूत किए।
सोवियत संघ रूस ने चीन के साथ भी अपने संबंध मजबूत किए। चीन जो एक साम्यवादी देश है, तो सोवियत संघ रूस ने चीन के साथ भी अपने संबंध है वो मजबूत किए। और उस समय शीत युद्ध के कारण है पूरा विश्व है वो दो गुटों में बंट गया था। एक गुट अमेरिका जिसमें कई देश शामिल थे, और दूसरा गुट है सोवियत संघ रूस, उसमें भी कई देश है वो शामिल थे। कई ऐसे देश थे जो ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से स्वतंत्र हुए ही थे, और उन देशों को चिंता हुई कि कहीं वह अपनी आज़ादी को पाने के साथ खो न बैठे। ये जब घटनाक्रम चल रहा था तो उस समय कई ऐसे देश थे जो नए नए आज़ाद हुए थे। भारत जैसे देश है, ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से नए नए कई देश आज़ाद हुए थे। तो उन देशों की चिंता सता रही थी कि हम तो अभी नए नए आज़ाद हुए हैं, और अभी हमने मान लो अमेरिका के हम लोग संगठन में शामिल हो गए तो रूस हमसे नाराज़ हो जाएगा। अगर हम सोवियत संघ रूस वाले संगठन में शामिल हो गए तो हम अमेरिका है वो हमसे नाराज़ हो जाएगा। तो कहीं हम अपनी वापस जो हमें स्वतंत्रता बड़ी मुश्किल से मिली है वो कहीं हम खो न बैठे। तो जो नए नए देश आज़ाद हुए थे उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही आ रही थी कि हम कौन से गठबंधन में शामिल हो, अमेरिका वाले गठबंधन में शामिल हैं या रूस वाले गठबंधन में शामिल हैं। 1950 के दशक में चीन की सोवियत संघ रूस से अनबन हो गई, और जिस चीन के साथ रूस ने अपने संबंध अच्छे स्थापित किए थे 1950 के दशक में, उसी चीन से रूस के संबंध है वो थोड़े खराब हो गए, उनकी अनबन हो गई। बाद में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसका नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। हालांकि गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने इस पहले पार्ट के टॉपिक में है और वो आएगा तो हम उसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा भी करेंगे। तो बाद में एक नई विचारधारा बनी जिसका नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। और जो नए देश आज़ाद हुए थे उनको मौका मिल गया कि अमेरिका और रूस के गठबंधन से दूर रहने का। अब जो नए नए देश आज़ाद हुए थे फ्रांस और ब्रिटेन के चंगुल से, भारत जैसे देश, उनको मौका मिल गया क्योंकि वो इसी परेशानी में जी रहे थे कि हम कौन से गुट में शामिल हो, अमेरिका वाले गुट में शामिल हो या रूस वाले गुट में। तो उन लोगों को एक अच्छा मौका मिल गया गुट निरपेक्ष आंदोलन के विकास से, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तो जो नए देश आज़ाद हुए थे उनको एक अच्छा मौका मिल गया कि हम तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में रहेंगे, ना तो अमेरिका वाले गुट में शामिल होंगे ना सोवियत संघ रूस वाले गुट में। आखिर अमेरिका और सोवियत संघ रूस जैसी महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई सोवियत संघ रूस वो भी शक्तिशाली देश था, अमेरिका वो भी शक्तिशाली देश। ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों को अपना अपना गुट बनाने की जरूरत पड़ी, जबकि अमेरिका और रूस के पास परमाणु हथियार थे और वे किसी भी देश के साथ मुकाबला कर सकते थे। अमेरिका के पास भी परमाणु हथियार थे और रूस के पास भी परमाणु हथियार थे। उन दोनों देशों के पास इतनी ताकत थी वो किसी भी देश के साथ मुकाबला है वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों देशों ने छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों किया? अमेरिका ने अपने गठबंधन में छोटे छोटे देशों को शामिल क्यों किया? रूस ने अपने गठबंधन में छोटे छोटे देशों को शामिल क्यों किया? क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों शक्तिशाली देश हैं, दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। वो चाहते थे तो दोनों के ऊपर बाकी छोटे देशों के ऊपर हमला करके उनको अपने गुट में शामिल कर सकते थे। तो उन दोनों गुटों ने, अमेरिका वाले गुट ने और सोवियत संघ रूस वाले गुट ने छोटे छोटे देशों को अपने गठबंधन में शामिल है वो क्यों किया? अमेरिका और सोवियत संघ रूस द्वारा छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाने के कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अमेरिका और रूस ने अपने गठबंधन में छोटे छोटे देशों को शामिल क्यों किया, उसके क्या कारण हैं। पहला कारण है महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज। कई छोटे ऐसे देश थे जहां पर भरपूर मात्रा में तेल और खनिज मिलता था, तो उनके ऊपर कब्जा करने के लिए, उनसे अपना लाभ बढ़ाने के लिए अमेरिका और रूस ने अपने गठबंधन में इन छोटे छोटे देशों को शामिल किया। दूसरा, भू क्षेत्र, जमीन, ताकि यहाँ से दोनों महाशक्तियाँ अपने अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। जमीन के लिए भी, ताकि छोटे देशों की जमीन है वो काम में लेकर ये जो दोनों गुट हैं वो अपने हथियारों और सेना का संचालन है वो कर सकें। तीसरा, सैनिक ठिकाने, जहाँ से दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकें, ताकि दोनों महाशक्तियाँ हैं छोटे छोटे देशों में अपने सैनिक ठिकाने बना ले और आपस में एक दूसरे की जासूसी है वो कर सकें। चौथा कारण है आर्थिक मदद, जिससे गठबंधन में शामिल छोटे छोटे देश इन दोनों महाशक्तियों की सैन्य खर्च में मदद कर सकें। इनकी सोच थी दोनों महाशक्तियों की कि हम अपने गठबंधन में छोटे छोटे सदस्य देशों को शामिल कर लेते हैं ताकि कभी हमें भी मदद पड़े सैन्य खर्च के लिए, तो ये छोटे छोटे देश हैं वो हमारी मदद कर देंगे। तो यही चार कारण हैं कि इन चार कारणों से ही अमेरिका और रूस ने अपने अपने गठबंधन में इन छोटे छोटे देशों को वो शामिल है
किया था। अंत में 3 प्रकार के गुट बन गए थे। पहले तो 2 ही प्रकार के गुट चल रहे थे, एक गुट था अमेरिका का, दूसरा गुट था सोवियत संघ रूस का। लेकिन अंत में 3 प्रकार के गुट बन गए। पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, साम्यवादी गुट जिसका नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था, वो तीसरा है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इस गुट में वह देश शामिल थे जो न तो अमेरिका का समर्थन करते थे और न सोवियत संघ रूस का, यानी मतलब वो किसी भी गुट में है वो शामिल नहीं थे। तो अंत में जाते जाते हैं वो 3 प्रकार के गुट बन गए। पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, साम्यवादी गुट जिसका नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था, वो तीसरा गुट निरपेक्ष आंदोलन। इस गुट में वह देश शामिल हो गए जो न तो अमेरिका का समर्थन करते थे और न सोवियत संघ रूस का, मतलब वो किसी भी गुट में शामिल नहीं थे। वो लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन में हैं, वो लोग शामिल हो गए। उम्मीद करता हूं मित्रों इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ।